चलिए अब थ्योरी की बात कर लेते हैं और क्वेश्चन ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बेसिक क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये सभी जानते हैं परिभाषा। तो यहाँ पे दो हम पॉइंट चार्ज बना लेंगे, एक तरफ -q एक तरफ +q, इसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। और इसकी लेंथ मान लेते हैं 12। तो इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो परिभाषा तो जानते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर परिभाषा में ही है किसी एक आवेश का परिमाण। तो यानी +-q का क्या चाहिए, मॉडुलस गुना 12। तो मॉडुलस का कम है, पॉजिटिव बना देना नेगेटिव क्वांटिटी को। तो p बराबर इस तरह हो जाता है q गुना 12। और डिफरेंट राइटर में 12 के बदले में a भी रह सकता है, d भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम राइटर आपको ये लिखा है p बराबर q गुना 12 इन द वेक्टर फॉर्म। p एक वेक्टर क्वांटिटी है, 12 भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और यदि इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भौतिक राशि की बात कर लिया जाए तो ये सदिश राशि है। यूनिट की बात कर लिया जाए तो इसका यूनिट होता है सही कूलम मीटर। और इसका एक और यूनिट होता है डी वाई, जो कि 1 डी वाई बराबर या डी वाई बराबर 1/3 गुना 10⁻⁻29 कूलम मीटर होते हैं। और डायमेंशन की बात करी जाए तो LAT या LIT यानी लाट या लीट बोल सकते हैं, बस बेसिक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स तो सभी जानते होंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कैसे फाई से सूचित किया जाता है। तो मान लेते हैं कोई विद्युत फ्लक्स है, इससे बल रेखा निकाल रहा है, जैसे 3 ठो बल रेखा हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे तो विद्युत फ्लक्स 3 हो जाएगा। यदि आपको इससे बहुत अत्यधिक बल रेखा हो तो उनके लिए एक गणितीय सूत्र होता है। जैसे कि देख सकते हैं, काल्पनिक पृष्ठ को नीचे बना दिया गया है, एक ही बिंदु से उसके विद्युत क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है और विद्युत क्षेत्र को भी। तो एक और भी डिफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र तथा तल के क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं, लिख देगा। तो एग्जाम में कभी ऐसा भी होता है कि विद्युत फ्लक्स नहीं पूछ के आपको लिख देगा हिंदी में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ दिया तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि क्या चीज़ पूछ दिया, विद्युत फ्लक्स पूछ दिया। तो परिभाषा से तो फाई बराबर ई डॉट ए और फाई बराबर ई ए। यदि क्वांटिटी की बात कर लिया जाए तो यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। और यदि इसमें हम क्वांटिटी तो अदिश हो गया, और यदि इसमें यूनिट की बात कर लें, किसकी बात करेंगे, यूनिट की, मात्रक पूछ दिया जाए तो मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हैं। यूनिट इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग इसका यूनिट बैठा दीजिएगा। न्यूटन का ये फोर्स है तो mL/T⁻⁻2 और m तो L स्क्वायर और c तो AT। और इस प्रकार आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो आप क्या पास जाइएगा, mL3T⁻³ A इनवर्स, यही इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमेंशन, यही फाइनली हो जाएगा। ए के बदले में आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, mL3T⁻³ I इनवर्स। और सिंपल है, इसका यूनिट बैठा दिए, इसका डायमेंशन बैठा दिए, इसका डायमेंशन बैठा दिया और इसका डायमेंशन बैठा दिया और कैलकुलेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉस के प्रमेय को लिखिए। तो गॉस के प्रमेय को लिखने तो गॉस के तो 2 प्रमेय है, या गॉस के नियम भी लिखा जा सकता है। गॉस के प्रमेय नहीं लिख के क्या लिख दिया जाएगा, नियम। और गॉस के 2 प्रमेय इजी है, एक है फर्स्ट थ्योरम और दूसरा सेकंड थ्योरम। तो इजी वे में मैं समझा देता हूं कि फर्स्ट थ्योरम कब लागू होता है, जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं। और द्वितीय प्रमेय कब लागू होता है, जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर होते हैं। तो इसको आसानी से समझ लीजिए और इसमें प्रूव भी कर देते हैं। तो अब समझ लीजिए, फर्स्ट थ्योरम की बात कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट थ्योरम, तो गॉस का जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है कि जब कोई आवेश, मैं बोल ही देता हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट थ्योरम है, जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रथम प्रमेय कहता है। मैं फिर से बोलता हूँ, जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या लिख लीजिए, ये भी सही रहेगा। जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ
के अंदर स्थित होते हैं, अंदर स्थित होते हैं, तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वेरी सिंपल। इसको ऐसे हम फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिगर आसान है ड्रॉ करना। यदि फिगर सोच लें, फिगर ड्रॉ करना है तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई, यही बना देता हूँ, ऐसे समझ लीजिए आप, यहाँ पे कोई चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ये है आपका ई, और इसी पे किसको प्रेजेंट कर देते हैं, ए को, ये एंगल है थीटा, और ये चार्ज जो है एक गॉसियन सरफेस के इनसाइड में है। ये कहता है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, यानी फाई जो होगा, इसका एप्सिलॉन नॉट गुना होगा चार्ज का, यानी क्यू गुना 1/ε0, दैट बिकम्स फाई बराबर क्यू बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। और किसी किसी राइटर में तो ऐसा लिखा मिलेगा आपको, फाई बराबर, ये क्यू जो है टोटल चार्ज है, ऐसे भी रह सकते, समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जनरल है, ये 2 मार्क का पूछा जाएगा, 5 मार्क में आपको प्रूफिंग आ जाती है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग शॉर्ट टाइपिंग चल रहे हैं। सेकेंड थ्योरम क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ, सेकेंड थ्योरम समझ लीजिए। जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होते हैं, तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। क्या होता है बाबू, शून्य होता है। तो ऐसे समझ लीजिए, सपोज कीजिए, इसकी बात ही कर लेते हैं, चार्ज कोई बाहर है, चार्ज कोई क्या है, बाहर है, यहाँ पे सपोज कीजिए क्यू है, तो ये क्लोज एरिया ये है, ये कहता है इनसे फाई का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, बाहर जो निकलेगा। बस यही है, इनको नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसे कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। जानते हैं यदि धन परीक्षण आवेश Q0 हो, उस पर ई बल लगता हो, ई उसके कारण विद्युत क्षेत्र ई हो, और उस पर बल लगता है क्या चीज, एफ। तो अब जानते हैं कि ई बराबर होता है F/Q0, या ई बराबर वेक्टर फॉर्म भी डाल दिए। यह एक सदिश राशि है, मात्रक। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स, या वोल्ट बटे मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। और बीमा भी उसी के अकॉर्डिंग लिख लेंगे हम लोग, mLT⁻³ I इनवर्स बॉक्स या A इनवर्स बॉक्स होती है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिख सकते हैं आप, बल तथा धन परीक्षण ध्रुव प्रबलता के अनुपात को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे बी से सूचित किया था, बी बराबर F/m0 या बी बराबर F/m0। यह कैसे राशि है, कैसी राशि है चुंबकीय क्षेत्र, तो सदिश राशि है। यूनिट की बात कर ले चुंबकीय क्षेत्र की, टेस्ला होती है, और बीमा उसी के अकॉर्डिंग से लिखते हैं, ml0 T⁻⁻² A इनवर्स, या ml², इसकी बीमा लिख सकते हैं ml0 T⁻⁻² A इनवर्स, या ml0 T⁻⁻² I इनवर्स होती है। बस ये मेरा प्रयास होता है कि आपको एग्ज़ाम का डर नहीं हो, आपके लिए एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाए, इसलिए सब लिख भी रहा मैं खुद आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बस बने रहिए, लिखते रहिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कह सकते हैं, या ऐसा भी रह सकता है कि कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कह सकते हैं, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी तथा ए के डॉट प्रोडक्ट को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाई बराबर बी डॉट ए डी ए कॉस थीटा। इसकी यदि यूनिट की बात कर लिया जाए, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट, तो यूनिट होता है इसका क्या चीज़, वेबर, या लिख सकते हैं WB, और वेबर बराबर होता क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर।
क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग इसको डायमेंशन भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, या डायमेंशन निकाल भी सकते हैं कि बी का डायमेंशन लिख के और ए का डायमेंशन दे दीजिएगा, वो निकल जाएगा आपका। आगे लिख सकते हैं, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र, क्वेश्चन डाल देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें, परिभाषित कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित कैसे करेंगे, आंसर देख लीजिए, या मैं बोल देता हूँ समझ जाइएगा। विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक वक्ररेखा जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति करता है, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक वक्र रेखाएं जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति करता है, धनावेश गति करता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। या नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं आप, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित कीजिए, क्या आंसर डाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक वक्र रेखा जिस पर स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव गमन करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है, क्षेत्र रेखा कहलाती है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा को, यानी क्षेत्र रेखा को बल रेखा भी कहते हैं, क्षेत्र रेखा को क्या कहते हैं, बल रेखा। यदि विद्युत क्षेत्र रेखा है तो काल्पनिक रेखा पर क्या गमन करेंगे, ये धन आवेश, और यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर है तो उस पर स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव। और ये जितना भी मेरा प्रयास होता है, प्रयास का एक ही मीनिंग है कि एग्जाम का डर आपको नहीं हो। कभी भी पढ़ना है तो बेसिक ही पढ़ना है, बेसिक से ही आप हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इनको या तो पढ़ लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया है, तो ये सब क्वेश्चन आपको बेसिक में सही क्वेश्चन है। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। किसी संधारित्र द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता की माप को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। या लिख सकते हैं, आवेश तथा विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। एग्जाम में कभी भी बेसिक चलने का प्रयास कीजिएगा, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसमें हार्ड लैंग्वेज जो लिखा हुआ है कॉपी में सेम टू सेम लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, आप सरल भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, आपको मार्क दे दिए जाते हैं, मिल जाते हैं आपको मार्क। तो अब सपोज कीजिए कि ये कोई संधारित्र है। जानते हैं दो चालक प्लेट, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करिए, समांतर पट्टिका संधारित्र है, समांतर पट्टिका संधारित्र यही है। अब ऐसे समझ लीजिए इसको, इस पर प्लस का मतलब प्लस क्यू है, माइनस का मतलब माइनस क्यू है, इसकी धारिता क्या है, सी। तो अब ऐसे जान लीजिए, विभव मान के चलिए दोनों सिरा के बीच क्या है, भी है। अब लिख सकते हैं परिभाषा से, किससे, परिभाषा से। तो परिभाषा से लिख सकते हैं धारिता सी बराबर क्यू बटे क्या चीज, भी। और कोई राइटर भी के बदले में भी सी बराबर लिख सकता है क्यू, भी का वैल्यू दे सकते हैं V1 माइनस V2, बस निकल गई। यही चीज जानना है। इसकी यदि आप यूनिट की बात कर लिया जाए तो फैराड होता है। यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। और फैराड किसको बोलते हैं, कूलम बटे वोल्ट या कूलम वोल्ट इनवर्स। इसी के अकॉर्डिंग आपका डायमेंशन निकल जाता है। बस यही है, इनको नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। तो आप सभी जानते हैं कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे IC से सूचित किया जाता है। तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे IC से सूचित किया जाता है। चलिए इसको रिलेशन भी निकल जाएगा। सपोज कीजिए ये है आपका डेंसर मीडियम इधर वाला, तो इससे आएगा, तो ऐसे किरण आने के बाद यदि ये ऐसे हो गया तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, और यही कोण आपका हो जाएगा क्रांतिक कोण। इसी कोण को क्या बोलते हैं क्रांतिक कोण। कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको ऐसे समझ लीजिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या लगा देंगे हम लोग, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या कहता है कि n1 साइन θ1 बराबर n2 साइन θ2। θ1 का मान कितना डिग्री 90 डिग्री, और θ2 का क्या दे देंगे c। ये क्या हो जाएगा n1 साइन 90 डिग्री इक्वल्स n2 साइन c, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो हम सभी को पता नहीं होगा 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा n1 इक्वल्स n2 साइन c। ये क्या हो जाएगा n1 बाय n2 इक्वल्स, या ऐसे काम कर लीजिए दोनों तरफ n2 से भाग दे देंगे। दोनों तरफ n2 से क्या दे दिए भाग, इधर भी n2 इधर, ये कट गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो n1 बट्टे n2 इक्वल्स साइन c। इसको कितना लिख सकते हैं n2 बाय n1 इक्वल्स, इसको उल्टा दिए तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टे साइन c, और इसको क्या लिख सकते हैं n21 इक्वल्स 1 बट्टे साइन c। या इस प्रोसेस को आप ले जाके कहीं रख दीजिए, वो निकल जाएगा। यहाँ तक भी सही हो जाएगा, यहाँ तक भी सही हो जाएगा, यहाँ तक भी सही है। चलिए इस प्रकार इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज के नियम से आप क्या समझते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई होती है, यही लेंज का नियम कहलाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए, और बहुत ही बेसिक और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे, और बहुत जल्दी वीडियो आप लोगों को मिनिमम समय में अपलोड करते रहेंगे ताकि आप लोगों का हौसला बना रहे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सही तरीके से आप लोग कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।